हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस में। दोस्तों, आज अपन इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत वनडे एग्ज़ाम के लिए एक टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे जिसको बोला जाएगा सिटीजनशिप यानी नागरिकता। यानी हमारे संविधान में नागरिकता के क्या प्रावधान किए गए हैं वो आज आप लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नागरिकता पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि भाई नागरिक क्या होता है, सिटीजन किसको कहा जाता है ना। यानी एक ऐसा पर्सन जो किसी क्षेत्र से संबंधित है और उस क्षेत्र पर अपने अधिकारों का प्रयोग करने की शक्ति रखता है, उसे नागरिक कहा जाता है। यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिटीजन कहेंगे उस देश का, है ना। यानी ए पर्सन हु बिलोंग एक कोई भी टेरिटरी यानी एक कोई भी ऐसा राज क्षेत्र में, यानी जिसको पावर है कि वह वहाँ पर जो भी तरीके से जो भी वहाँ के कानून हैं उसमें बंधे होते हुए उस राज्य का पूर्ण सदस्य उसको माना जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस देश का या उस राज्य का सिटीजन बोलेंगे। अब बात करेंगे हम लोग सिटीजनशिप की यानी नागरिकता की। नागरिकता किसको कहा जाएगा, यह एक वह अवधारणा है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के अपने संप्रभु राज्य के संबंध में या उसको आपका डिफाइन करती है। यानी इसको एक तरीके का एक ऐसा कॉन्सेप्ट कहा जाएगा, है ना, दैट डिफाइन ए पर्सन्स रिलेशनशिप इज मतलब हिज और हर सर्वाइंग स्टेट। यानी उसका जो स्टेट होगा उस स्टेट के बारे में उसको वह आपका परिभाषित करेगी। अब भारत में नागरिकता की मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो इसको बोला जाता है, भारतीय संविधान में भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में इसका प्रावधान किया गया है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 के बीच में सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। और सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसमें ये पूरा की पूरी बातें वहाँ पर बताई गई हैं, जिसमें ये बोला गया है कि जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा और पंजीकरण के द्वारा आपका जो है नागरिकता भारत में प्राप्त की जा सकती है, उसके बारे में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है वो आपका नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और ये किसके अंतर्गत संचालित होती है, नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब नागरिकता के मामले में जो नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है ना। यानी पार्लियामेंट जो है वो इंडियन पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो किस पे, सिटीजनशिप पे आपका कंट्रोल करेगी। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो नागरिकता है यानी जो सिटीजनशिप है ये 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची का आपका भाग है। तो आप लोग अगर भारतीय संविधान को पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान में मैंने आपको एक सिस्टमेटिक पूरा इसको बताया है। तो मैंने वहाँ पर आपको अनुसूचियाँ या शेड्यूल पढ़ाई हैं। तो मैंने आपको 7वीं अनुसूची बताई है। तो 7वीं अनुसूची में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसमें 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यानी यूनियन लेवल का संघ सूची, स्टेट लेवल की राज्य सूची और एक आपकी समवर्ती सूची। यानी एक कॉमन एक ऐसी है जिस पे कानून, यानी वहाँ पर हम लोगों ने कुछ विषय डिसाइड किए हैं, उन विषयों पर जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और आपकी जो है वो आपका कौन बना सकता है, दोनों सरकारें बना सकती हैं। लेकिन विषय जब एक समान होगा तो उस कानून किसका लागू होगा, आपका केंद्र सरकार के द्वारा बनाया हुआ लागू होगा। तो जो सिटीजनशिप है ये 7th शेड्यूल का भाग है, इसलिए इस पर जो कंट्रोल है वो किसका है, पार्लियामेंट का है। ये आप याद रखेंगे। चलिए, अब हम लोगों ने जैसे यहाँ पर पढ़ा था कि आर्टिकल नंबर 5 to 11 तक प्रावधान किए गए हैं। अब नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, आर्टिकल नंबर जो 5 है वो क्या करता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का प्रावधान करता है। संविधान का प्रारंभ से मतलब है कि हम लोगों ने जब 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, यानी हम लोगों ने उस समय उसमें जो नागरिकता के प्रावधान कर दिए थे वो कौन सा बताता है, आर्टिकल नंबर 5 बताता है। यानी कि हम लोग हमारे यहाँ पर क्या 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, इंडिया जब रिपब्लिक हुआ, हम लोग क्या हुए 1947 में आज़ाद हुए। आज़ाद होने के बाद हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या हुए, रिपब्लिक हुए। तो उस समय जो नागरिकता के प्रावधान थे आर्टिकल नंबर 5 जो है वह प्रावधान करता है। अगर अपन बात करेंगे आर्टिकल नंबर 6 की, पाकिस्तान से आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, इसमें डेट दी गई है कि 19 जुलाई 1949 के पहले कोई ऐसा व्यक्ति है जो
पाकिस्तान से भारत आ गया है। आप सबने पढ़ा होगा कि 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, ठीक है, और 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद हुआ। तो 14 और 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बन गए। हम लोगों ने हमारे संविधान को बनाना शुरू किया। तो आपने यहाँ पर एक एक्ट पढ़ा होगा, सन 1947 का भारत शासन अधिनियम या लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो योजना थी, उस योजना के अंतर्गत इंडिया और पाकिस्तान दो देश बना दिए गए थे। तो उस समय बंटवारा हुआ, तो कुछ लोग जो थे वो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से इंडिया आ गए। तो कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ चले गए, लेकिन क्या हुआ कि वापस आने के लिए उनके लिए रास्ता खोला गया आर्टिकल नंबर 6 में। यानी जो लोग 19 जुलाई 1949 से पहले भारत वापस आ गए हैं या किसी कारणवश बंटवारे के समय भारत में नहीं आ पाए थे, तो उनके लिए फिक्स किया गया आर्टिकल नंबर 6 के अंतर्गत 19 जुलाई 1949 तक अगर वो इंडिया आ जाएंगे तो उनको इंडिया की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर पढ़ेंगे कि आर्टिकल नंबर जो 7 है, यानी 7वें नंबर का जो अनुच्छेद है, वो क्या बताता है कि पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता, यानी जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो क्या हुए, पाकिस्तान चले गए और वहाँ से वापस लौट आए। ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए 7वां जो आर्टिकल है वह प्रावधान करता है। अब आप बात करेंगे आर्टिकल नंबर 8 की, भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति, यानी भारत से बाहर रहने वाला भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति या जिसके माता पिता दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो, वह खुद भारतीय राजनीतिक मिशन के साथ भारतीय नागरिक के रूप में आपका पंजीकृत कर सकता है। आर्टिकल नंबर 8 में ये प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो ये 5, 6, 7 और 8 हम लोगों ने यहाँ आर्टिकल को समझे हैं। इनको आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और इनको पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट अपन देखेंगे कि आर्टिकल नंबर जो 9 है वो क्या कहता है कि उस व्यक्ति की नागरिकता पर रोक लगाकर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा की पुष्टि करता है जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। देखिए, अब आप लोगों से बात किया जाए कि एक कोई ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 9 में किया गया है। 10th जो है वो ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के आपका अधीन आपका वह व्यक्ति होगा। यानी आर्टिकल नंबर 10 जो बोलता है कि ऊपर हम लोगों ने जो भी प्रावधान पढ़े हैं इनके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करता है तो वो आपका भारत का नागरिक कहा जाएगा। ये आपको याद रखना है। 11वां जो है यह अनुच्छेद भारत की संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। यानी इंडिया की जो पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट को ये पावर दिया जाएगा किसके द्वारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 11 के द्वारा, जिसमें ये बताया जाएगा कि इंडिया की जो पार्लियामेंट होगी वो क्या करेगी, आपका किसी भी व्यक्ति की जो नागरिकता है उस नागरिकता को ले सकती है और किसी को दे सकती है। ये क्यों? क्योंकि ये जो सिटीजनशिप है ये 7th शेड्यूल का विषय है जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आर्टिकल रहे 5 to 11 हमने जो प्रावधान किया था वो आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आर्टिकल नंबर आपका 5 to 11 में जो है वो आपका इंडियन सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है। अब इसी में आपको मैंने एक और बात वहाँ पर बताई थी कि नागरिकता अधिनियम 1955 यानी कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 यानी 1955 में क्या हुआ, एक एक्ट लाया गया। कब? 30 दिसंबर 1955 को आपका यह एक्ट आया था जो भारत में नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में नियमों को परिभाषित करता है। ये डिफाइन करता है कि इंडिया में किस तरीके से सिटीजनशिप व्यक्तियों को दी जाएगी, यानी भारत की नागरिकता कैसे दी जाएगी। इंडिया का कोई भी सिटीजन बनेगा, नागरिक बनेगा तो वो कैसे बनेगा, ये प्रावधान कौन करता है, आपका भारत शासन अधिनियम या भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 करता है। ठीक है, यह भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और निर्धारण के लिए कानून को रेखांकित करता है। इसमें जो 19 आपकी धाराएं हैं
और इसमें 3 शेड्यूल या 3 अनुसूचियों का प्रावधान इसमें किया गया है। किसमें? नागरिकता अधिनियम 1955, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये आप याद रखेंगे। अब नागरिकता में संशोधन विधेयक 2019 में आपको लाया गया। इसमें एक्चुअली में कई प्रकार से ऐसे नियम लाए गए। 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में प्रवेश कर चुके ऐसे व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाई हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए 6 समुदाय के लिए आपका ये संशोधन बिल लाया गया। कब? 2019 में। यह नागरिकता के लिए आवश्यक अवधि को 11 वर्ष से घटाकर केवल 5 वर्ष कर देता है। इसमें 2 अधिसूचनाओं में इन प्रवासियों को पासपोर्ट अधिनियम की आपकी एक विशेषता पर विदेशी अधिनियम की छूट से भी आपकी इसमें दी गई है। यानी इस अधिनियम में सबसे पहले नंबर आपको ये समझना है कि ये पूरे के पूरे प्रावधान किए गए हैं। असम में बड़ी संख्या में संगठनों ने इस विधेयक का विरोध किया, ठीक है, क्योंकि इससे बांग्लादेशी हिंदू अवैध प्रवासियों को नागरिकता मिल सकती है। विधेयक के पक्ष में तर्क यह दिया गया कि हिंदू और बौद्ध बांग्लादेशियों में अल्पसंख्यक और धार्मिक उत्पीड़न से बचाने के लिए भारत आए हुए हैं, लेकिन मुस्लिम बांग्लादेश में बहुसंख्यक हैं और इसलिए उनके बारे में ऐसा कहा जा सकता है। ये प्रावधान इसमें आपका किया हुआ है, ठीक है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में ये प्रावधान है। हम लोगों ने जो नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ा हुआ है, यानी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है, इसमें अभी तक हम लोग बात करें तो 57, 60, 85, 86, 92, 2003, 5, 15 और 19 में संशोधन किया जा चुका है। यानी कोई भी हमारे यहाँ पर नियम बनता है तो उसका संशोधन का भी प्रावधान है। हमारे भारतीय संविधान की ये विशेषता है कि कठोर भी है और लचीला भी है, यानी हम उसमें अपनी सुविधा अनुसार संशोधन भी कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के तरीके क्या हैं, है ना। तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो किस तरीके से प्राप्त की जा सकती है उसको अपन लोग याद रखेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है क्या है? बाय बर्थ, जन्म के आधार पर नागरिकता। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले भारत में हुआ है, उन सभी जन्मे व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। अब जन्म का मतलब है जैसे आज आप बात करेंगे 2024 में, 2025 में, 2025 में, 24 में किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है तो क्या उसको नागरिक माना जाएगा? ये बोल रहा है 1987 का, मतलब उस समय ऐसे कोई व्यक्ति थे जिनका जन्म हुआ होगा उनको नागरिक माना जाएगा। लेकिन अभी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या उसके पूरा परिवार भारत का नागरिक है और कोई बच्चे का जन्म होता है तो वो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक कहा जाएगा, ये आपको याद रखना है। 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन 2 दिसंबर 2004 के पहले भारत में जन्मा व्यक्ति यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक था उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा। यानी अगर भारत में माता पिता नागरिक हैं तो ऑटोमेटिक जो बच्चा होगा वो भारत का नागरिक बनेगा ही, ये आपको प्रावधान समझना है, ठीक है। 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्मा व्यक्ति उसके दोनों माता पिता भारतीय नागरिक हों या एक माता पिता भारतीय हो या दूसरा गैर कानून अप्रवासी ना हो, ये आपको याद रखना है। मतलब माता पिता में से दोनों अगर नागरिक हैं भारत के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक नागरिक है तो उसको भी भारत का नागरिक कहा जाएगा। लेकिन कंडीशन ये होगी कि जो दूसरा व्यक्ति होगा वह गैर कानूनी अप्रवासी ना हो। यानी कि भारत का एक कोई लड़का है, उसने किसी एक विदेश की महिला से शादी कर ली है, ठीक है, तो इसके आधार पे इसके जो बच्चे होंगे उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा। लेकिन अगर इसने वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं की है और उसकी जो पत्नी है वो पत्नी आपकी क्या है, आपका अप्रवासी के तौर पर आपका क्या होगा कि इंडिया में रह रही है लेकिन वह आपका गैर कानूनी तरीके से ना रह रही हो, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सेकंड है वंश से नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद यदि उसके पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक कहा जाएगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये वंश के आधार पर नागरिकता हो गई। 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद विदेश में पैदा हुआ किसी व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलती है जब उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी किसी बच्चे का जन्म अगर बाहर हुआ है, उसके माता पिता में से एक कोई इंडिया का सिटीजन है तो उसको इंडिया की सिटीजनशिप जो होगी वो आपकी प्राप्त हो जाएगी, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। प्रकृतिकरण के द्वारा यानी कि एक प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उसके वजह से भी भारत में नागरिकता मिलेगी। तो कैसे? एक विदेशी व्यक्ति जो एक निश्चित अवधि तक भारत में रहता है वह
प्राकृतिककरण के माध्यम से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए लंबी अवधि तक भारत में सामान्य निवास की आवश्यकता होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्षेत्र समावेश के आधार पर यदि भारत किसी नए क्षेत्र को शामिल करता है तो उस क्षेत्र के निवासी स्वाभाविक रूप से भारत के होंगे। यानी कि जैसे कि भारत अपने में कोई दूसरे देश को मिला लेता है, किसी दूसरे देश का कुछ क्षेत्र को मिला लेता है, तो वहाँ की जो जनता होगी, वहाँ की जो पब्लिक होगी, वो अपने आप क्या होगी, भारत की नागरिकता उनको मिल जाएगी। तो यही है क्षेत्र समावेश के आधार पर नागरिकता। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है ना। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, यानी ये तो कंडीशन हो गई कि इन कंडीशन में अगर आप कोई व्यक्ति उनको पूरा कर रहा है तो वो भारत का नागरिक बन सकेगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ना माता पिता भारत में रहते हैं या ना कुछ भी है, तो वो भारत की नागरिकता लेने के लिए कैसे पंजीकरण कर सकता है, तो वो प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कुछ कंडीशन बताई गई हैं किसके लिए, कि जो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं। वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हैं। यानी कोई एक ऐसा पर्सन जो आपका इंडिया में क्या हो रहा है, 6 मंथ से पहले इंडिया में निवास कर रहा है। वे भारतीय जो अविभाज्य भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे व्यक्ति भी नागरिकता के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में कोई भारतीय से विवाह करेंगी, यानी ऐसी महिलाएं जो कोई भारत के नागरिक से विवाह उन्होंने कर लिया है या भविष्य में वह क्या करेंगी, भारतीय नागरिकों से विवाह करेंगी, ऐसी महिलाओं के लिए पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी हमारे इंडिया के जो बच्चे हैं वो भी आपकी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं पंजीकरण के द्वारा। राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल समझते ही हैं, कॉमनवेल्थ बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हिंदी में राष्ट्रमंडल, यानी वे देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं उन देशों का जो एक समूह है उसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है। तो वहाँ के कोई नागरिक ऐसे जो चाहे तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अब अपन सिटीजनशिप की बात करेंगे कि नागरिकता का जो अंत होता है वो कैसे हो जाता है। निम्न प्रकार से नागरिकता का अंत हो सकता है। नागरिकता का किसी व्यक्ति ने परित्याग कर दिया हो, यानी कि उसने क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया हो, यानी कि एक कोई ऐसा व्यक्ति जो नागरिकता को त्यागना चाहता है उसके द्वारा मतलब नागरिकता खत्म हो जाएगी। सेकंड नंबर पे किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेना। ठीक है, वाई एक्सेप्टिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, क्योंकि इंडिया में सिंगल नागरिकता का प्रावधान है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए कोई अगर व्यक्ति ऐसा होता है भारत देश का जो किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उससे भारत की नागरिकता अपने आप छीन ली जाती है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यानी अगर आप कोई एक ऐसा काम करते हैं जिसके द्वारा भारत सरकार ये आपको मानती है कि आप भारत के नागरिक बनने के योग्य नहीं हैं, तो आपसे भी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी सरकार। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। जम्मू कश्मीर के संबंध में कुछ प्रावधान अपन देखेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य स्थायी निवास करने से मतलब विशेषाधिकार प्रदान करता है जो नागरिकता से संबंध में है। राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में और राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, ये 3 प्रावधान आपके किए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना, तो ये अपन लोगों ने नागरिकता से संबंधित कुछ जानकारी थी वो अपन लोगों ने यहाँ पर पढ़ी है। ठीक है, तो भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो चलिए, जैसे देखा हमारे सामने, जैसे कि आपके मान के चलिए कि आपको ये दिख रहा है कि नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान किया गया है, यानी नागरिक किसको कहा जाएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में किया गया है, तो आप बता देंगे आर्टिकल नंबर 5 से 11 के बीच में किया गया है। नागरिकता जो है वो कौन से भाग में वर्णित है, तो भाग 2 में नागरिकता आपकी वर्णित है। नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, तो 7वीं अनुसूची में वर्णित है। हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा था कि नागरिकता जो है वो 7वीं अनुसूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। यानी फर्स्ट नंबर 3 प्रकार की अनुसूची होती है, वो मैंने आपको बताया था, संघ सूची, राज सूची, संवर्धित सूची, तो ये उसका विषय है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे कि ये
आर्टिकल पूछ लेंगे 5 से 11 तक कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में किया गया है। ऐसे कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान चले गए हैं और फिर वापस भारत आ गए हैं उनको नागरिकता देने के प्रावधान आर्टिकल नंबर 6 में किया गया है। पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता किस कहाँ दी गई है, आर्टिकल 7 में दी गई है। भारत के बाहर रहने वाला कोई एक ऐसा व्यक्ति जो है वो भारतीय मूल का है उसको नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, 8 में दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे आपसे यहाँ पर पूछ लेंगे कि आर्टिकल नंबर 9 में क्या प्रावधान किया गया, नागरिकता पर रोक लगाकर भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा। तो एकल नागरिकता का प्रावधान किस आर्टिकल में है, 9th में है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये से सारे के सारे क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछ ले जाएंगे जो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए। तो इन सबको आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, इनसे फैक्ट बना के इनको याद रखना है। ठीक है, संसद की सर्वोच्चता जो है वो नागरिकता के संबंध में है, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में, 11 में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान जो हैं वो भी आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है वो कब आया, नागरिकता का जो अधिनियम था वो 1955 है। ये कब लागू किया गया, 3 दिसंबर 1955 को लागू किया गया। इसमें कितनी धाराएं हैं, 19 धाराएं। कितनी अनुसूचियां हैं, 3 अनुसूचियां हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये अपन लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप या भारतीय नागरिकता के संबंध में यहाँ पर कुछ अध्ययन किया हुआ है। वनडे एग्जाम के लिए लगभग इतना पर्याप्त है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए, इसको नोट करिए और ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों को याद कर लेना है। नागरिकता से संबंधित ये गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आपसे वो बनेगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आपको इसको पढ़ लेना है, समझ लेना है और जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं। मैं पूरी पॉलिटी आपको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से और लगभग 1 दिन की परीक्षा के लिए ये पर्याप्त है। आप चाहे बैंक के लिए पॉलिटी नहीं आती है, रेलवे है, एसएससी है, सारे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए कहीं भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो आपको वहाँ पर लगभग सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैथ भी हमारे चैनल पे आपको लगातार मिल रहा है। मैथ है, करंट अफेयर्स के डेली वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ। खुद करंट अफेयर्स को भी आप लोग डेली देखते रहिए। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे, अच्छी तरीके से इसको पढ़िए, समझिए और याद करिए। तो जुड़ने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। आप सबकी आगामी परीक्षा के लिए लक्ष्य इंस्टीट्यूट ऑफ परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।